आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे नरेश के साथ इकट्ठा होकर मंजली दीदी के कहने पर सारे किन्नर एक साथ थाने का घेराव करते हैं। अब आगे सबसे आगे खड़ी गाड़ी से नरेश बाहर आता है और कोतवाली के बाहर पड़े पानी के मटके को तोड़ देता है। ए नरेशवा, का तमाशा है ये हैं? एसएचओ ऐसा कहते हुए आगे बढ़ता है। उतने में साथ आए सभी किन्नर एक ही सुर में चिल्लाते हैं, रुको। मंजली दीदी जोर से आवाज देती हैं, देखो यादव, हम बात रिपीट नहीं करेंगे। समाज हम पर वैसे ही बहुत अत्याचार करता है। कुदरत की मार हमारे जीवन का हिस्सा है। उसके ऊपर से तुम अलग वार करो तो हम लोग ये होने नहीं देंगे। नरेश के पिता को रिहा करो, वरना आज तुम्हारे इस थाने को ऐतिहासिक इमारत बना देंगे। ये ब्लैकमेल मत कीजिए मंजली दीदी, मर्डर का चार्ज है इसके बाप पर। तुम्हारे थाने में कैसे चार्ज लगते हैं और कैसे हटाए जाते हैं यह हम खूब जानते हैं यादव। आप लोग पीछे हटिए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। काम करने देंगे, पर उसका अंजाम जो होगा यादव, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और कई सालों से देख रहे हैं हम तुम्हारे काम को। जिम्मेदार तो नहीं हो तुम। देखिए, हम आपसे इज्जत से बात कर रहे हैं तो बदतमीजी करके देख। अभी साड़ी हमारी उतरेगी और इज्जत तेरी नीलाम होगी यादव। उनको हड़काने के लिए यादव बंसी के हाथ से डंडा छीनता है और जमीन पर मारते हुए ऐसे आगे बढ़ता है जैसे अकेला ही लाठीचार्ज कर देगा। रोशनी की गति से एक लखनवी चप्पल यादव के मुंह पर आकर पड़ती है और एक पत्थर कोतवाली के जगमग होने वाले बोर्ड पर। चप्पल खाते ही यादव अंदर जाता है और पुलिस बल बुलाने से पहले अपने माई बाप ठाकुर को फोन करता है। ठाकुर साहब, आपका पिलान हम पर ही भारी पड़ रहा है। मुसीबत खड़ी हो गई है यहाँ। ऐसा है यादव, बिना प्रणाम के और बिना आराम के हमारा नंबर अगली बार मिलाए ना तो तुम्हारे ही सरकारी डंडा तुम्हारी ही सेवा में नियुक्त कर देंगे। आराम से बोलो, का पहाड़ टूटा है? जी वो नरेशवा साला अपने साथ किन्नरों की फौज लेकर आया है और उनकी वो नेता मंजली दीदी भी साथ में है। अबे दीदी आई है तो राखी बंधवा लो उससे। घबरा बड़ी जल्दी जाते हो यादव। मैजिस्ट्रेट से अपॉइंटमेंट हम तुम्हें कल फिर दिलवा देंगे। 1-2 घंटे धरना देने दो सालों का। पर ठाकुर साहब, ज्यादा कुछ हुआ तो एसएसपी को भी फोन कर देंगे। बैठे रहना तो सालों को और हमें अपडेटेड रखना। जी ठाकुर साहब, प्रणाम। ठाकुर ने पूरे कॉन्फिडेंस से एसएचओ को तो शांत कर दिया, पर कहीं ना कहीं खुद सोच में पड़ गए। बाहर नारों की आवाज और बुलंद होती है। बाहर खड़े बंसी से किन्नर मजे लेना शुरू करते हैं। ए बंसी, बुजुर्ग को मारते हुए शर्म नहीं आई? हमें तो लगा था तुम और एसएचओ मरद जात हो। ये मरद जात नहीं, दीदी। मंजली दीदी वहीं बाहर से विधायक ब्रिजेश तिवारी को फोन लगाती हैं। ब्रिजेश का पीए मीटिंग में बैठे भैया जी को डिस्टर्ब करते हुए फोन लाता है। भैया जी फोन, अरे बाद में आओ। वो कान में फुसफुसाते हुए उसे बताता है कि फोन मंजली दीदी का है। पहले नहीं बोले बनता है तुमसे। प्रणाम स्वीकार कीजिए मंजली दीदी। प्रणाम तो तब स्वीकार करेंगे ना जब तुम टाइम से फोन उठाओगे भैया जी। काहे शर्मिंदा कर रही हैं? आप ब्रिजेश ही बोला करें। तुम्हारे खानदान में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है जो हमारी बधाई के बिना हो, पर उसके बाद भी तुम हमें भूल जाते हो। आप हुक्म तो कीजिए। किड़वईपुर के थाने से बोल रहे हैं हम। अरे आप काहे वहां जाने की तकलीफ किए? हमसे कहा होता उस ससुर एसएचओ को आपकी हवेली पर भेज दिए होते। सिर्फ हम नहीं हैं विधायक साहब, करीब 150 किन्नर और हैं। हमारा अपना है एक नरेश। उसके बाप को झूठा इल्जाम में उठाया है तुम्हारा एसएचओ। जब तक उसके बाप को यहाँ से रिहा नहीं करते हम यहाँ से नहीं हिलेंगे भैया जी। आप चिंता मत कीजिए, हम अभी आदमी भेजते हैं और मामला खत्म करते हैं। ये कहते हुए विधायक फोन रखता है। अंदर बैठा नरेश का बाप इस कदर हैरान और परेशान होता है कि मानो सच में ही इसी ने मर्डर किया। चौकी की टेम्परेरी जेल से मुंह निकालते हुए कुम्हार बोलता है, कुछ होगा तो नहीं ना यादव जी? तुम्हारी ही बारात है बाहर, जिसको चाय पानी हम पूछ रहे हैं। बढ़ती भीड़ की खबरें गांव भर में फैल चुकी थी। पांडे की चाय की दुकान पर भी चर्चा चलती है। सुना है नरेश ने किन्नरों के साथ मिलकर कोतवाली को घेर लिया है। पांडे कहता है, हाँ भैया सुना है, एसएचओ को सबने मिलकर खूब मारा। अरे कुम्हार बूढ़ा हो गया है, उसके बस की कहाँ है किसी का मर्डर करना, वो भी इतनी बेरहमी से। तो दूसरी तरफ नरेश की माँ तक जब ये खबर पहुंचती है तो वो भागी भागी थाने के बाहर आती है
और भीड़ में नरेश को ढूंढती हुई आगे बढ़ती है और जैसे ही उसे नरेश मिलता है उसको गले से लगाकर रोने लगती है। उधर ब्रिजेश तिवारी भैया जी का दिमाग घूम जाता है। वो सीधा एसपी को फोन करते हैं। जय हिंद सर। अरे जय जयकार बाद में करना एसपी, पहले हमारा बात सुनो। किड़वाईपुर के एसएचओ ने किसी कुम्हार को धरा है मर्डर के चार्ज पर। उसे इज्जत साथ छोड़ो और शाम को एसएचओ के साथ हमारे घर पर पेशी दो, दोबारा कुछ समझाना ना पड़े। ये बात बिगड़ी तो सीएम साहब तक चली जाएगी, ध्यान रहे बिना गलती के। हम सिचुएशन संभाल के तुरंत आपको कॉल करते हैं विधायक जी। तुरंत से पहले एसपी, तुरंत से पहले। एक के बाद एक इस तरह के टेलीफोन का सिलसिला चलता रहा और एसपी को 15 बार जी जनाब जय हिंद करने के बाद एसएचओ को नरेश के बाप को छोड़ना पड़ा। बिना किसी पथराव लाठी चार्ज के नरेश के बाप को एसएचओ बाहर लाता है। खुशी में सब किन्नर शोर मचाते हुए उसे गाड़ी में बिठाते हैं और नरेश, उसका बाप और उसकी माँ गाड़ी में बैठकर घर को रवाना हो जाते हैं। अब अगर आप भूल गए हैं तो आपको इस बात को याद करा दें कि नरेश अपने बाप से नफरत करता था, मगर कोई और उसे मारे ये वो सहन नहीं कर सकता था। शायद इसीलिए उसने इतना बड़ा तमाशा रचने की साजिश की। उस रात करीब 2 बजे जब नरेश का बाप पानी पीने के लिए उठता है तो अचानक पीछे से उसके मुंह पर कोई कपड़ा डालकर उसे खींच कर ले जाता है। लगातार मुक्के और लाते बरसाए जाते हैं। कुम्हार जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ता है और उसकी कमर पर घुटना रखते हुए पूरी ताकत से उसका अपना ही बेटा नरेश गमछे से उसका दम घोटकर उसे जान से मार देता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए किन्नर। आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे दुनिया भर का तमाशा कर सभी किन्नरों को एक साथ इकट्ठा करके नरेश अपने बाप को थाने से छुड़ाता है और फिर उसी रात गमछे से उसका गला घोट उसे मार मार के जान से मार देता है। अब आगे। गमछे से गला घोटने के बाद नरेश को अपने अंदर के राक्षस से जरा होश आता है। वो गमछा हटाकर देखता है तो कुम्हार की सांसें थम चुकी होती हैं। वो उसको धीरे से एक थप्पड़ मारता है और होश में लाने की सोचता है, पर वो मर चुका है। वो उसकी बनियान पकड़कर बाप की लाश को झकझोर कर रख देता है। वो चिल्लाकर रोना चाहता है मगर शोर नहीं मचा सकता। नरेश जिस गमछे से उसने अपने बाप की हत्या की है उसी गमछे को अपने मुंह में भरकर जोर से चिल्लाता है। करीब 10 मिनट अपने बाप की लाश के किनारे बैठ नरेश अपने ख्यालों में कड़वी यादों में खोया बैठा रहता है। मां की खांसी की आवाज सुनकर वो उस यादों की दुनिया से बाहर आता है और समझने की कोशिश करता है कि अब वो क्या करे। वो बाप की लाश को पानी के मटके के सामने लेकर जाता है। उसे मुंह के बल ऐसे पटकता है जैसे यूं लगे कि मौत गिरने से हुई है। फिर पानी का ग्लास अपने हाथ में उठाता है और बेचैनी के साथ अपने कमरे में जाता है। फिर धीरे से बाहर आकर स्टील के उस ग्लास को बाप की लाश के पास जोर से गिराता है। वो फिर अंदर लौट कर जाता है और फिर बाहर आता है कि जैसे वो उस ग्लास के गिरने की आवाज सुनकर बाहर आया। बाहर आते ही नरेश शोर मचा देता है, बापू बापू ए बापू, माँ जल्दी आ माँ, ए बापू ए बापू ए बापू ए बापू बापू उठ उठ। इन नकली आंसुओं के सहारे नरेश के आसपास के सभी लोग जग जाते हैं। उसकी माँ सिचुएशन समझे बिना ही पहले से रोना शुरू करते हुए बाहर आती है और पति की लाश को देखकर फूट फूट के रोने लगती है। आसपास के लोग कुम्हार के घर में आते हैं। आप ये बात जानते ही होंगे कि हिंदुस्तान में अनपढ़ता और कहानीकारों की कमी नहीं है। वहीं खड़ा एक पड़ोसी कहता है, पुलिस वालों ने बेचारे को बुरी तरह मारा, बुजुर्ग था, प्राण त्यागते त्यागते रात हो गई। तो अगला बोला, अरे कोई बुरा साया होगा, बेचारे के प्राण हर गया। किसी के दिमाग के धागे इस हद तक खुले ही नहीं थे कि ये कांड के पीछे नरेश भी हो सकता है। आखिर उसने तमाशा ही इतना किया था। गांव से कोई थाने फोन करता है। करीब पौने घंटे बाद नींद भरी सूजी आंखों से हवलदार बंसी और धनिया दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं। साइड हटो, काहे शोर मचा रखा है, अरे पीछे जाओ। अरे किसने मारा इसे? गांव का एक आदमी विरोध और जोश के साथ बोला, सारी रात थाने में पट्टा चलाया,
बेल्टों से मारा और पूछ रहे हो किसने मारा इसे? अबे जुबान और दिमाग दोनों कम चलाओ, कुछ भी बकैती किए जा रहे हो। ए नरेश, तू बोल क्या हुआ? सही तो बोल रहे हैं काका, तुम ही लोग मारे इन्हें। कुछ देर ये बहस और चली। बंसी ने रात बेरात एसएचओ को भी बुला लिया। जीप में सवार एसएचओ बैक टू बैक ठाकुर को कॉल कर रहा था। ठाकुर को तो अभी तक इतनी खबर भी नहीं पहुंची थी कि नरेश का बाप विधायक ब्रिजेश तिवारी के कहने पर छोड़ा जा चुका था और देर रात मर भी चुका है। एसएचओ की गाड़ी नरेश के घर के बाहर आकर रुकती है। गांव का एक बेवड़ा बेरोजगार एसएचओ की जीप को देखकर जोर से नारा लगाता है, पुलिस प्रशासन। मगर मुर्दाबाद की कोरस से कोई उसका साथ नहीं देता। एसएचओ गुस्से वाली शक्ल बनाकर उसे घूरता है और मन ही मन गाली देके आगे बढ़ जाता है। क्या मामला है बंसी? हम पूछताछ कर रहे हैं, ये कोई जवाब ही नहीं दे रहे। क्यों बे नरेश, कैसे हुआ ये सब? आप ही लोग किए हैं? इतना मारे के प्राण त्याग दिए बापू, और प्राण त्यागने में शाम से रात हो गई हैं? ए बंसी, लाश को मुर्दा घर लेके जाओ, पोस्टमार्टम के लिए कागज वागज तैयार करो। बंसी आदेश का पालन करते हुए आगे बढ़ता है। ए, कोई हाथ नहीं लगाएगा। पहले तुम लोग बापू को मार डाले, अब उनकी लाश को भी काट पीट दोगे। इंसान है हम, कोई गाजर मूली नहीं। ए नरेश, ये मेलोड्रामा हमारे सामने मत करो, वरना क्या कर लेंगे एसएचओ साहब? सुबह का कलेश भूल गए? हमारी खुशियों पर हमला किए थे, हमने कुछ नहीं कहा। हमारे मातम पर हमला करेंगे ना तो अच्छा नहीं होगा। धमकी दे रहे हो हैं? नरेश इधर उधर ढूंढता हुआ कुछ ऐसा उठाने की सोचता है कि एसएचओ का सर फोड़ दे तो एसएचओ 2 कदम पीछे हो जाता है। एसएचओ यादव एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए समझाने की कोशिश करता है। अरे आप बड़े हैं चाचा, समझाइए इन्हें। कानून की कार्रवाई के बीच में आना गलत है। कुछ बोलिए इसको, अकल दीजिए थोड़ी। कानून को रखे हैं हम अपनी जांग पर। यहां से तीतर हो लो यादव, वरना क्रियाक्रम तुम्हारा भी कर देंगे। गरीब का परिवार खत्म कर दिया। फिर इतना कहकर बुजुर्ग ने कहा, अरे देख क्या रहे हो, निकालो बाहर इसको। चचा के रिबेल एटीट्यूड के चलते गांव के लोगों ने नरेश के घर से पुलिस वालों को चलता कर दिया, पर बंसी और हवलदार धनिया गली के दूसरे छोर पर तैनात खड़े रहे। एसएचओ ने जाते जाते उनसे कहा, हम ठाकुर साहब के घर जा रहे हैं, तब तक नजर बनाए रखिए। रॉकेट की स्पीड से एसएचओ ठाकुर के घर पहुंचता है। हवेली के बड़े दरवाजे के पीछे चौकीदार बेसुध सोया है। 4 हॉर्न मारने के बाद गेट में लगी छोटी सी खिड़की से मुंह निकालकर चौकीदार पूछता है, कौन है? तुम्हारी मैया का आशिक, दरवाजा खोल। एसएचओ की आवाज पहचानते हुए गार्ड दरवाजा खोलता है। बड़े सोफे और ऊंची छत वाले लिविंग रूम में बैठा एसएचओ इंतजार कर रहा है कि ठाकुर साहब को कैसे फेस करेगा। आखिर उनके हिसाब से तो कुम्हार अब तक जेल में होना चाहिए। कुर्ता चढ़ाते हुए और सीढ़ियां उतरते हुए ठाकुर कहता है, ऐसा क्या था यादव जिसके लिए तुम सुबह तक नहीं रुक सके? कल सुबह सुबह हमें विधायक जी बुलाए हैं, सारी रात को तुम्हें चैन नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या है? समस्या 2 गुनी बढ़ गई है ठाकुर साहब। कल मंजली दीदी ने ब्रिजेश भैया पर प्रेशर बनाया, उन्होंने एसपी साहब पर। ऐसा करते करते यादव ने पूरी राम कथा ठाकुर को सुनाई कि कैसे मंजली ने पहले कुम्हार को छुड़वाया और फिर कुम्हार घर पे मरा हुआ मिला। ठाकुर शौक की मुद्रा में एकदम सोफे पर बैठ गए और सोच में फंस गए। पानी दो। ठाकुर से इशारा मिलते ही एसएचओ ने पास रखा पानी ठाकुर साहब को पिलाया। ये ब्रिजेश भैया कल सुबह सुबह हमें इसी चर्चा के लिए बुलाए हैं। पहले हमारे पहलवान को सरे बाजार अधमरा करता है ये, फिर हमारे लड़कों का गाड़ी जलाता है, हमारी सगी बहन के पति को सड़क पर जानवरों की तरह मार दिया जाता है, और साला हम यहां बैठ के नींदें खराब कर रहे हैं। अब ये हमारी इज्जत पर आई है। नरेश को, उसकी मां को और बीच में आने वाले हर सुअर को आज ही रात हम गोली से उड़ा देंगे। तुम थाने निकलो यादव, और पुलिस प्रशासन की नींद अब सुबह ही टूटेगी। पर ठाकुर साहब, भैया जी का क्या? ठाकुर सिर्फ एक बार यादव की तरफ घूरता है और एसएचओ यादव को जवाब मिल जाता है। अगले ही पल एसएचओ की गाड़ी ठाकुर की हवेली से निकल जाती है। कुछ ही देर में ठाकुर के लोग गाड़ियां लेकर तैयार मिलते हैं। एक जीप में करीब 8 मुस्टंडे और एक बड़ी एसयूवी में हाथ में राइफल लिए ठाकुर सब नरेश के गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। ठाकुर के सर पर खून इस कदर सवार होता है कि मानो ये आज जनरल डायर बनकर गांव पर हमला बोल देगा। तेज रफ्तार गाड़ियों का काफिला नरेश के गांव की तरफ बढ़ता चला जाता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए किन्नर।
आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। पिछले एपिसोड में जो दृश्य हमने आपके जहन में लाके छोड़ा था वो ये था कि ठाकुर बंदूक ताने अपनी फौज के साथ नरेश के गांव की तरफ निकल चुका है। वहां नरेश और गांव के लोग कुम्हार को बॉडी कहना शुरू कर चुके हैं। अब आगे तेज रफ्तार गाड़ियों का काफिला किडवईपुर की तरफ बढ़ता है। उधर एसएचओ इस बात से वाकिफ था कि ठाकुर काबू के बाहर है। इस तमाशे के चलते सुबह होने को है, मगर ये सुबह अगर ठाकुर अपने इरादों में कामयाब होता है तो गांव के लिए खूनी सुबह की तरह होगी। एसएचओ सिचुएशन को भांपते हुए एसपी साहब को फोन कर देता है। जल्दी उठकर अपने जर्मन शेफर्ड के साथ जॉगिंग करते एसपी साहब फोन उठाते हैं। जय हिंद, माफ कीजिए, बात इस हद तक हाथ से निकल गई कि सुबह सुबह आपको परेशान करना पड़ा सर। जय हिंद। कोई बात नहीं यादव, बोलो क्या वो? जी वो कुम्हार आज रात मर गया, मेरा मतलब कल रात मर गया। मर गया? ऐसे कैसे मर गया? जी वो हमें तो लगता है कि नरेश ने ही मारा है। कौन नरेश? जी वही उसका लड़का। अच्छा, तो प्रॉब्लम कहाँ है? जी वो हम पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं और सीधे सीधे बोलो यादव, प्रॉब्लम क्या है? सर ठाकुर साहब बंदूकें और लड़के लेके नरेश के बचे हुए परिवार को खत्म करने के लिए निकले हैं। गांव का कोई भी बीच में आया तो वो उसको गोली मार देंगे और हम उन्हें नहीं रोक सकते, हमारी औकात नहीं है। ये पहले नहीं बोला जाता तुमसे? मैं फोर्स भेज रहा हूँ। कितनी देर पहले निकले हैं वो? जी थोड़ा टाइम हुआ है, हम उन्हें पुरानी पुलिया पर पकड़ सकते हैं सर। मैं फोर्स भेज रहा हूँ, तुम वहीं पहुंचो, मैं खुद एक्शन में रहूंगा। जी सर, जी। उधर नरेश के घर में सफेद चादर और फूलों से सजी बर्फ की पिघलती सिल्लियों के बीच कुमार की लाश तूफान से पहले की शांति का वो संकेत थी जिसे कोई नहीं समझ रहा था। गांव के लोग एक साथ इकट्ठे होकर कुमार के घर पर थे। नरेश किस तरह का डरावना राक्षस था सब भूल गए थे। वो सिंपैथी वोट की सरकार तक बना सकता था इस वक्त। एसएचओ अपने ड्राइवर के साथ पुराने पुल पर पहुंचता है और कुछ ही पल में तेज गाड़ियों के काफिले की आवाज आती है। यादव की पल भर के लिए सांस रुक जाती है, पर वो वापस भी आती है क्योंकि ठाकुर से पहले एसपी साहब की बैकअप फोर्स वहां पहुंच जाती है। करीब 5-7 मिनट के इंतजार के बाद वहां ठाकुर का काफिला आता है। ठाकुर का ड्राइवर अचानक ब्रेक मारता है। ख्याल टूटने और झटका लगने से चिढ़कर ठाकुर कहता है, हरामजादे। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, ठाकुर की नजर सामने के पुलिस बंदोबस्त पर पड़ती है। इनकी मां का। ठाकुर गुस्से से गाड़ी से उतरता है, हाथ में राइफल लिए गुस्से में आगे बढ़ता है। ठाकुर के लड़के उसके पीछे पीछे भागते हैं। किसी हवलदार की हिम्मत नहीं होती कि ठाकुर की तरफ बंदूक तान दे। ठाकुर सीधे आते ही एसएचओ को कॉलर से पकड़ता है। सुअर जात, इतना औकात हो गया तुम्हारा कि तुम हमारे रास्ते में आओगे? क्या बोले थे हम तुम्हें? ठाकुर साहब हमारा बात सुनिए, आप गलत कर रहे हैं। औकात नहीं है तुम्हारा हमें सही गलत का फर्क सिखाने का। अभी कॉलर हाथ में ही होता है कि ठाकुर के काफिले के पीछे एक सफेद एम्बेसडर सायरन मारती हुई रुकती है, जिसके पीछे बंदूकें लिए पायलट जिप्सी में सवार कमांडो होते हैं। एसपी साहब वहां स्वयं एक्शन में आते हैं। एसपी को आता देख हवलदारों की बंदूकें ठाकुर पर तन जाती हैं। ठाकुर इस बात को नोटिस करता है मगर कुछ कहता नहीं। ठाकुर कॉलर नहीं छोड़ता। एसपी साहब आते हुए अपने कमांडोज को ठाकुर के लड़कों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, लाइसेंस चेक करो इनके। ऑर्डर फॉलो करते हुए सभी कमांडो ठाकुर के लड़कों को गर्दन से पकड़कर उनकी बंदूकें ले लेते हैं। कॉलर छोड़ो ठाकुर, आज जल्दी उठ गए एसपी साहब। एसएचओ का कॉलर छोड़ते हुए एसपी से ठाकुर कहता है, कम से कम रात को सोए तो थे। देखिए एसपी साहब, कोई जुर्म हुआ नहीं जो आप कॉलेज के लड़कों की तरह हमारा रास्ता रोक कर बैठ गए हैं। देखो ठाकुर, तुम्हारी औकात और मेरे पास वक्त दोनों कम है। तुम्हें मुंह लगाने का हमें कोई शौक नहीं है। बहुत अच्छा होगा कि अपनी फौज लेकर तुम वापस अपनी हवेली लौट जाओ। चलो, ठीक नहीं हो रहा है ये। तुम्हें तो साले हम पर्सनली देख लेंगे। एसएचओ को धीरे से धमकी देते हुए ठाकुर उल्टे पांव वापस चला जाता है। गाड़ियां वापस मुड़ती हैं और एसएचओ यादव तारीफ बटोरने की उम्मीद में एसपी को गाड़ी तक छोड़ने के बहाने उसके साथ चलता है। ये नरेश का बाप मरा कैसे? कुछ गड़बड़ तो है सर। हमने मारा इतना ही था कि कुछ दिन चोट रहेगी। आप तो जानते हैं हमारा तरीका। इसके पीछे जरूर नरेश है सर। पोस्टमार्टम आने दो, काफी चीजें साफ हो जाएंगी। भारी मिस्टेक हो गया सर। अब क्या हुआ? जी वो हम बॉडी लेने खुद गए थे रात को। गांव के लोगों का इल्जाम हम पर है और उन्होंने बॉडी देने से मना कर दिया। यादव, तुम्हारे कंट्रोल में कोई सिचुएशन है या मैं अपने सब काम छोड़कर तुम्हारी ड्यूटी शुरू कर दूं? सॉरी सर। सिचुएशन की आयरनी यही थी। यादव तारीफ की उम्मीद में गया था और डांट खा रहा था। किडवईपुर जाओ और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर, जी हम अभी निकलते हैं। अपने वजन और पैंट को संभालते संभालते यादव भागता हुआ जीप की तरफ जाता है। वहां नरेश को लगता है कि वो ठेका मालिक के मर्डर से तो बच गया और अब बाप के मर्डर से भी बच जाएगा उसकी चिता को आग देकर।
सुबह का समय हो गया है, सूर्य भी उदय है। अब अंतिम संस्कार के लिए जाना चाहिए नरेश, पर गली के छोर पर 2 हवलदार अभी भी खड़े हैं। गांव वालों की आपस में बातें शुरू हुई। नरेश ने कहा, चचा, पिताजी की अंतिम यात्रा में हम नहीं चाहते कोई झगड़ा हो। समझदारी और इमोशंस के इस ढोंग से नरेश ये साबित कर चुका था कि अब वो दिमाग चलाना सीख गया है। वो अब किसी बेकाबू जानवर की तरह नहीं था, बल्कि एक शातिर शिकारी की तरह सोचता था। वो जानता था कि जल्द से जल्द चिता जलाने में उसका ही फायदा है। चचा यहाँ खुद को लीडर समझ रहे थे, जबकि नरेश सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहा था। रिबेल चाचा 4 लड़कों को आदेश देते हैं, एक काम करो, तुम 4 लड़के जाओ, पहले बंसी और दनिया से झगड़ा करना और वापस आकर डंडा पत्थर लेकर जाना और उनके पीछे ऐसे भागना कि साले लौट जाएं वापस। लड़के ठीक कुछ वैसा ही करते हैं। पहले बेवजह की बहस करते हैं, थप्पड़ खाते हैं, वापस आते हैं, फिर सरिया, रॉड और डंडे लेकर 4-5 लड़के उन दोनों कांस्टेबल के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे भागते भागते आज उन्हें जान से मार देंगे। दोनों हवलदार वहां से भागना शुरू करते हैं और जान बचाने के लिए पास की एक दुकान में घुस जाते हैं। वहीं साथ में छिपा एक लड़का दुकान का शटर डाउन करता है और दोनों हवलदार वहां बंद हो जाते हैं। इस तरह नरेश के लिए अपने बाप की चिता को लेके जाने का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। और फिर नरेश के बाप की चिता शमशान तक पहुंचती है। रस्मों रिवाज चल रहे होते हैं। पिता की चिता के चक्कर लगाकर जब नरेश मटका फोड़ता है तो उसकी आंख से पहली बार बाप के लिए आंसू छलकता है। उसके मन में ख्याल आता है कि जिस आदमी की सारी जिंदगी मिट्टी के बर्तन बनाने से चली थी, उसका अंत एक मिट्टी के बर्तन को फोड़कर हुआ है। एक आध रस्म और रिवाज और कराकर पंडित हाथ में जलती लकड़ी देकर नरेश से कहता है, बाबूजी की चिता को चरणों की तरफ से अग्नि दीजिए। ठीक उतने में ही पास में जोर से एसएचओ की जीप रुकने की आवाज आती है। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए किन्नर। आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। पिछले एपिसोड में जहां तक हमारी कहानी गई थी वो कुछ यूं था कि नरेश अपने बाप की चिता को अग्नि दे रहा होता है कि सामने से एसएचओ की गाड़ी अचानक आके रुकती है। अब आगे हाथ में अग्नि देने के लिए जलती हुई लकड़ी पकड़े नरेश एसएचओ की गाड़ी की ओर देखता है। एसएचओ यादव जैसा भी था, पर वो कुछ मामलों में दिल और दिमाग दोनों से सोच सकता था। वो जानता था अब अगर रोकने की कोशिश की तो मामला धार्मिक या जातिवाद मोड़ ले सकता है। उसने कुछ नहीं किया और नरेश के बाप की चिता को दूर से नमस्कार कर चला गया। उधर ठाकुर के घर में माहौल फुल टेंशन का था। अपने मुनीम के साथ बैठा ठाकुर लगातार गुस्से में टांग हिलाता हुआ बेचैन सा बैठा था। हम साले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, न नरेश को, न उसकी मां को और न साले एसएचओ यादव को। हमारी गाड़ी रोकी, साला हमारे टुकड़ों पर पलता है और हमें ही काटने को दौड़ता है। आप ज्यादा चिंता ना करें ठाकुर साहब, मुनीम जी कहीं ऐसा ना हो हम अपना गुस्सा शांत करने के लिए एक ठो गोली तुम्हारे सीने में उतार दें। उतने में ही फोन बजता है और फोन पर विधायक जी होते हैं। ठाकुर साहब, अब आपके अपॉइंटमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। भैया जी आप ठीक नहीं किए। नरेश के बाप को छोड़कर आपने हमारे साथ गलत किया है। सही गलत राजनीति में कुछ नहीं होता। राजनीति में फायदा और नुकसान, सिर्फ यही 2 चीजें होती हैं। और अगर यही आपकी बहन का पति मरा होता और आपको पॉलिटिकल फायदा मिल रहा होता तब आप क्या करते? देखो, जबान मत लड़ाओ हमसे। अरे हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते। अब आप कुश्ती प्रोग्राम भी रखिए और आप कुश्ती भी खुद ही लड़िए, हमें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा दुख समझ रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी बकैती सहन करेंगे। हम ठाकुर हैं भैया जी, हमारे पूर्वजों ने राज किया है इस जमीन पर। हमारे परिवार पर हुए हमले को आप पॉलिटिकल बेनिफिट के चलते भूल सकते हैं, हम नहीं। और ये कहते हुए ठाकुर ने भैया जी का फोन काट दिया। उधर नरेश अपने दुख बांटने के लिए किन्नर हवेली में शालू की गोद में लेटा होता है। तुमने अब तक बताया नहीं? शालू ने नरेश के बालों को सहलाते हुए पूछा। क्या बताएं? हमारी तो जिंदगी गांव की पंचायत बन गई है। ठेका मालिक को तुम मारे थे ना? उसने हमारे बाप को कुत्ते की तरह मारा। हम मारना नहीं चाहते थे शालू, बस अपना आपा खो बैठे। करते भी क्या? शालू ने थोड़ा घबराते हुए फिर से पूछा। और अपने बाप को? उसको कौन मारा? नरेश अचानक शालू की गोद से उठकर उसको बालों से पकड़ता है और जोर से बाल खींचते हुए कहता है, ये जो सीआईडी बनने की कोशिश कर रही हो मत करो।
हमारी जिंदगी समझने की कोशिश मत करो शालू, तुम खुद उलझ जाओगी। और धीरे से उसके बालों को छोड़ते हुए नरेश उठकर जाने लगता है। शालू उसको रोकने की हिम्मत तक नहीं करती। पिछले कितने ही सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि विधायक ब्रिजेश तिवारी का फोन किसी ने काटा हो। ठाकुर ने कुश्ती के प्रोग्राम से ना किया था, जिसका मतलब यह भी था कि विधायक को जो करोड़ों रुपयों की धनराशि का उम्मीद ठाकुर से था, वो भी चूर हो चुकी थी। अब वक्त जरा आगे आ चुका है, मगर हमारी इस कहानी के किरदार वहीं अटके हैं। नरेश के बाप को मरे करीब 15-20 दिन हो चुके हैं, मगर ठाकुर की नजर में नरेश, उसकी मां और एसएचओ यादव नागिन की तरह छपे हैं। विधायक को इस बात की खुंदक है कि ठाकुर ने फोन तो काटा था, साथ ही साथ जरा सी बात पर विधायक का सपोर्ट खींच लिया। विधायक एसपी के जरिए ठाकुर को उसकी औकात याद दिलाना चाहता है, इसलिए उसके धंधों पर छापा भरवाता है। ठाकुर को सबसे ज्यादा धंधा आता था उसके शराब के ठेकों से। एक के बाद एक छापे मारकर एसएचओ यादव ने 7 में से 3 ठेके पूरी तरह सील कर दिए। कहीं नकली शराब बनाने का इल्जाम, तो कहीं परमिशन के बिना शराब पिलाने का इल्जाम। ठाकुर इस बात को जानता था कि विधायक सिर्फ और सिर्फ उस पर प्रेशर बढ़ाने के लिए ये ओछी राजनीति कर रहा था। शहर के पास ठाकुर का एक होटल था। ये वही जगह है जहां कई बार विधायक जी खुद स्पेशल नाइट हॉल्ट के लिए आते थे। एसएचओ ने यहां ज्यादा गहरी चाल चली, खुद ही वहां कुछ लड़कियों को भेजा और फिर वहां रेड मारने पहुंच गया। बंद करो, रजिस्टर निकालो, क्या बना रखा है ये, हैं साले। रिसेप्शन पर खड़ा लड़का भी हैरान था कि कुछ हफ्तों पहले तक तो एसएचओ साहब खुद यहां आए थे। ये रेड का क्या ड्रामा है। होटल में यहां वहां भागते पुलिसकर्मी और शोर के बीच एसएचओ के साथ बुरा ये हुआ कि उस दिन अपने ही होटल के रेस्टोरेंट में ठाकुर खुद बैठा था। शोर सुनकर वो रिसेप्शन पर पहुंचा तो देखा कि एसएचओ यादव रजिस्टर के पन्ने पलट रहा था। तुम्हारी औकात और हिम्मत जरूरत से ज्यादा बढ़ती जा रही है यादव। विधायक और एसपी का हाथ यादव की जुबान का लहजा बदल चुका था। अरे 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 अरे, साक्षात प्रभु, डिसेंट होटल के मालिक स्वयं रंगरलियां यहां मना रहे हैं। ये जो गलत फहमी पाल कर तुम घूम रहे हो ना कि भैया जी तुम्हें बचा कर रखेंगे, वो बहुत जल्द दूर होगी। क्योंकि जो हाथ हमें सलाम करना छोड़ देते हैं ना यादव, हम उनको कंधे से उखाड़ देते हैं। ऑन ड्यूटी अफसर को धमकाने के जुर्म में हम आपको अंदर कर सकते हैं, पर अभी होटल सील होगा ना ठाकुर साहब, तब आपकी सजा पूरी हो जाएगी। हमें आपकी पर लात मारने का परमिशन है, पर हम आपके घमंड पर लात मार रहे हैं। हमरे रास्ते में मत आइएगा, कहीं दोनों जगह ना लात खानी पड़े। यादव, शौक से बंद करो। तुमको अब हम कुछ नहीं कहेंगे, पर तुम्हारी वर्दी का ये खाकी रंग जो है ना, बड़ी जल्दी लाल होगा। ये कहते हुए ठाकुर यादव के सितारे जड़े कंधे पर थाप देकर निकल जाता है। एसएचओ ज्यादा परवाह ना करते हुए रेड को अंजाम देता है, कुछ अरेस्ट करता है और थाने की सभी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद थाने के पीछे बंसी के साथ 4 पैग लगाता है। साला बंसी, ये ठाकुर का शक्ल देखने वाला था, हमसे बोला तुम्हारी वर्दी का रंग बदल देंगे। साला, पर ये अमीर लोग का ना बात अलग है। साले आधे से ज्यादा धंधे विधायक जी खत्म कर दिए, पर ई साला ठाकुर आज भी घमंड में घूम रहा है। यादव जी, पर जरा ध्यान से, ठाकुर को आप बेहतर जानते हैं, उसका घमंड ही घायल हुआ है। अबे जा बे, विधायक जी ने डायरेक्ट हमसे बातचीत शुरू कर रखी है। ठाकुर को धीरे धीरे इतना कमजोर कर देंगे कि गांव वालों को कुम्हार की कमी महसूस नहीं होगी। ऐसा करना, तुम उसके धंधे संभाल लेना और हम ठकुराइन को संभाल लेंगे। औकात से बहुत ज्यादा ऊंचे उड़ते एसएचओ की बातें सुनकर बंसी जरा डर गया था। यहाँ सस्पेंस ये है कि ये सारी बातचीत बंसी ठाकुर को फोन पर सुना रहा था और ठाकुर सड़क किनारे अपने आदमियों के साथ बैठा सब कुछ सुन रहा था। अच्छा बंसी, निकलते हैं अब, आओ तुम्हें छोड़ दें। नहीं नहीं, आप जाइए, बंसी ने डरते हुए कहा, क्योंकि वो जानता था कि ठाकुर यादव की फील्डिंग लगा के बैठा है। अबे चलो बे। नहीं नहीं, आप जाइए, हमको एक तो काम निपटाने हैं और फिर मोटरसाइकिल से चले जाएंगे। एसएचओ वहां से चला जाता है। पुलिस क्वार्टर्स की तरफ जाने वाली सड़क के एक सुनसान हिस्से पर एसयूवी में ठाकुर एसएचओ का इंतजार कर रहा है। बंसी तुरंत फोन उठाकर कहता है, ठाकुर साहब, यादव जी निकल गए हैं। ठाकुर बिना जवाब दिए फोन काटता है। सड़क पर सिर्फ एक डिम हेडलाइट के साथ आती एसएचओ की जीप और आधा बेसुध एसएचओ। ठाकुर के लिए बड़ा आसान शिकार था। ठाकुर का एक आदमी सड़क के बीचों बीच साइकिल गिराकर यूं लेटा होता है मानो मर गया हो। यादव नशे की हालत में बड़ी मुश्किल से जीप रोकता है। आगे क्या हुआ
जानने के लिए सुनते रहिए किन्नर।